दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक इस सरजमीन पर हुकूमत की। लेकिन कभी सोचा है, इतना बड़ा, इतना फैला हुआ साम्राज्य इतने लंबे समय तक आखिर चला कैसे? इसका मैनेजमेंट कैसे होता था? चलिए आज दिल्ली सल्तनत की उस जबरदस्त प्रशासनिक मशीन के पुर्जे पुर्जे खोलकर देखते हैं। तो सवाल यही है, 300 साल लंबे शासन के पीछे का असली राज क्या था? देखिए, इसका जवाब छिपा है उनकी उस शानदार प्रशासनिक प्रणाली में जिसने इस विशाल साम्राज्य को एक मजबूत धागे में पिरोकर रखा था। अगर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को आज की भाषा में समझे ना, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा था। एक ऐसा सिस्टम जिसे खास तौर पे एक विशाल और अलग-अलग संस्कृतियों से भरे देश पर शासन करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया था। ये अरब फारसी प्रशासनिक मॉडल्स और यहाँ की यानी भारतीय ज़रूरतों का एक ज़बरदस्त मिश्रण था। कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉकटेल जिससे यहीं की ज़मीन के लिए तैयार किया गया था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं इस प्रशासनिक मशीन के कमांड सेंटर में। देखिए, हर मशीन की तरह इसका भी एक दिल था, एक सेंट्रल कमांड, और वो थे खुद सुल्तान। सुल्तान ही इस पूरी सल्तनत का सेंटर पॉइंट था। वो चीफ जस्टिस था, कमांडर इन चीफ था और हर कानून का स्रोत भी। सारी की सारी शक्ति उसी से शुरू होती थी और उसी पर आकर खत्म हो जाती थी। लेकिन जाहिर है सुल्तान इतना बड़ा साम्राज्य अकेले तो नहीं चला सकता था, है ना? उनकी मदद के लिए एक खास मंत्रिमंडल थी जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ये वो लोग थे जो साम्राज्य चलाने में सुल्तान को सलाह देते थे। एक तरह से ये सुल्तान के आंख और कान थे। तो कमांड सेंटर तो देख लिया, अब चलते हैं साम्राज्य के इंजन रूम में, यानी उन मुख्य विभागों की तरफ जो सुल्तान के आदेशों को जमीन पर उतारने का काम करते थे। यहाँ प्रशासन के 5 मेन पिलर्स थे। दीवाने वजारत खजाने और सारे पैसे कौड़ी का हिसाब रखता था। तो दीवाने अर्ज सेना को संभालता था। दीवाने इंशा शाही फरमान और चिट्ठी पत्री का काम देखता था। दीवाने रिसालत विदेशी मामलों को देखता था। और दीवाने बरीद ये था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सल्तनत की आंखें और कान। लेकिन ये प्रशासनिक मशीन कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। नहीं, ये ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदल सकती थी, अडैप्ट कर सकती थी। जैसे जैसे नई नई ज़रूरतें आतीं, सुल्तान इसमें नए पुर्जे यानी नए विभाग भी जोड़ते जाते थे। मिसाल के तौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स चोरी रोकनी थी तो उसने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, दीवाने मुस्तखराज। जब मोहम्मद बिन तुगलक को खेतीबाड़ी को सुधारना था तो दीवाने कोही की स्थापना की गई। और फिर फिरोज शाह तुगलक ने तो दासों और गरीबों की मदद के लिए दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात जैसे विभाग भी बनाए। मतलब जैसी जरूरत वैसा हल। ठीक है, तो हमने केंद्र की बात तो कर ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि दिल्ली में बैठा सुल्तान हजारों मील दूर के इलाकों पर कंट्रोल कैसे रखता था। इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में छिपा है। और इसका जवाब था एकता प्रणाली। इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया था और ये एक कमाल की व्यवस्था थी। इसमें पूरे साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था और इन्हीं प्रांतों को एकता कहते थे। आप समझ लीजिए आज के राज्यों जैसा ही कुछ। हर एकता का एक हेड होता था जिसे इक्तादार, मुख्ती या वली कहते थे, और उसकी 3 बड़ी जिम्मेदारियां थीं। पहली, अपने इलाके में अमन चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरी, वहां से टैक्स वसूलना। और तीसरी, जब भी सुल्तान को जरूरत पड़े अपनी सेना के साथ दिल्ली हाजिर हो जाना। ये जो प्रशासनिक पकड़ थी, ये सिर्फ प्रांतों तक ही नहीं थी। नहीं, ये हर गांव की गली तक पहुंचती थी। आइए देखते हैं कैसे। प्रशासन का एक पूरा पिरामिड बना हुआ था, एकदम टॉप डाउन। प्रांतों को शिख यानी जिलों में बांटा गया था, फिर शिख को परगना यानी उप जिलों में, और हर परगना में कई गांव होते थे। और इस पिरामिड के हर लेवल पर खास अफसर थे। शिकदार जिले का हेड होता था, तो आमिल का काम था टैक्स इकट्ठा करना। पटवारी हर इंच जमीन का हिसाब रखता था और मुकद्दम होता था गांव का मुखिया। इस तरह यह सिस्टम हर आम इंसान के जिंदगी को छूता था। अब बात करते हैं उस फ्यूल की जो इस पूरी प्रशासनिक मशीन को चलाता था। और ये फ्यूल 2 चीजों से आता था। एक तरफ थी सेना की ताकत और दूसरी तरफ खजाने में आता हुआ पैसा यानी टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी से पहले सेना ज्यादातर प्रांतीय गवर्नरों पर निर्भर थी, लेकिन खिलजी ने इस मामले में क्रांति ला दी। उसने पहली बार दिल्ली में एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई
उसने दाग प्रथा शुरू की, जिसमें घोड़ों पर शाही मोहर लगाई जाती थी ताकि कोई धोखाधड़ी न हो, और चेहरा प्रणाली, जिसमें हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज होता था। इससे सेना पहले से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल और सुल्तान के सीधे कंट्रोल में आ गई। और अब बात करते हैं पैसे की। सल्तनत का खजाना आखिर भरता कहां से था? इसके लिए मुख्य रूप से 5 तरह के टैक्स थे। ये थे खराज और उशरा, जो जमीन पर लगने वाले टैक्स थे। जजिया एक तरह का सुरक्षा टैक्स था, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था, और खम्स, जो युद्ध में लूटी गई संपत्ति का हिस्सा होता था। इन्हीं 5 स्तंभों पर सल्तनत की आर्थिक ताकत टिकी थी। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की वो प्रशासनिक मशीन जो 700 साल पहले भी इतनी व्यवस्थित और इतनी गहरी थी। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें आज भी सिखाता है कि एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ तलवार ही नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग और एक कुशल प्रणाली की भी जरूरत होती है। क्या आज के शासन भी इससे कुछ सीख सकते हैं? सोचने वाली बात है।